तो जय हिंद। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा था, जिसके अंदर कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में चर्चा करा था और वो तुम लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया था। आज अब फोर्स के कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हुए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो, जैसा हरदम बोलते हैं कि उसके नाम पर जाओ कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे देखो, बैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे फोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बैलेंस्ड हो। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ रहा होगा कि ये बैलेंस्ड क्या है, कैसे होगा ये बैलेंस्ड। तो उन सारी चीजों को अभी यहाँ पर हम डील करते हैं। अब जैसे देखो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ कि तुम लोग यहाँ देख रहे होगे कि एक लड़का है और एक लड़का है, दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड है। अब देखो, बैलेंस फोर्स समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये जो ए नंबर का लड़का है, वो अपने तरफ 5 न्यूटन से समझो फोर्स लगा रहा है, और ये बी बंदा जो है, समझो यह भी 5 न्यूटन से अपने तरफ फोर्स लगा रहा है। समझना बात को। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस तो हो गया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन लोगों का नेट फोर्स निकालें, तो तुमको कल ही बताए थे कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी नेट का मतलब क्या, सम टोटल। तो अगर हम यहां पर सम टोटल करने की कोशिश करें, तो 5 न्यूटन, अगर मान लो इस साइड वाले फोर्स को हम प्लस मान रहे हैं, तो इस साइड वाले फोर्स को हम क्या, माइनस मानेंगे। तो 5 न्यूटन प्लस का प्लस माइनस का 5 न्यूटन क्या हो गया, जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, तो वहां पर हमेशा नेट फोर्स जो होगा हमारा, वो जीरो होगा कहीं ना कहीं। और ये क्यों होगा जीरो, ये हम अभी इस एग्जाम्पल से देख लिए कि यहाँ नेट फोर्स कैसे हमारा जीरो आ रहा है। अब बैलेंस का मतलब अब तुम्हें समझ में आया क्या हुआ, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस साइड से ये बच्ची लगा रही थी, उतना ही डायरेक्शन का, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स यह बच्ची अपने साइड लगा रही थी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, बैलेंस आउट हो गया। बैलेंस आउट होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो। तो एक बात अपने जहन में गांठ बांध कर याद रख लो कि जहां कहीं भी तुम्हारा ये बैलेंस्ड फोर्स की बात करी जाएगी, वहां पर तुम्हारा नेट फोर्स ऑटोमेटिक जीरो होगा। नेट फोर्स होने का मतलब ही है कि जो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है विथ सेम अमाउंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये चीजें समझ में आई। अब देखो, यहां पे एक डेफिनेशन दिया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये डेफिनेशन अब हमारा क्लियर हो गया। क्या कहा कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। यहां से हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन, इट इधर रिमेन्स इन द रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो, इसका कहना है कि अगर उसके अंदर नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ही नहीं करेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है अगर तो वो चलता ही रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, जब तुम ये वर्ड सुनते हो स्पेस का, जब तुम ये वर्ड सुनते हो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा शब्द में बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तुम अभी सिंपल सा समझो
कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। अब कैसे होगा ये तुम मोशन के चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी सीधा-सीधा सिंपल सा शब्द है कि कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर बात करी जा रही है तो वहां पे तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बात याद रख लिए। अब देखो हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अब इस फिगर को समझने में कोई दिक्कत? बैलेंस्ड फोर्स क्या है नहीं है इतनी चीजें समझ में आ गई। बैलेंस्ड फोर्स का हमने डेफिनेशन देखा क्या है। बैलेंस्ड फोर्स के जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आई तो हमने समझा कि वहां नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। तो दो फैक्टर हम कह सकते हैं कि हमारे पास आया बैलेंस्ड फोर्स का, कि एक नेट फोर्स 0 होगा, दूसरा उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। चलो इसको अच्छे एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से तुम्हारा ये एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस है, इस पे अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे हैं। अब लेट्स से कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रखा है। बताओ क्या ये मूव कर रहा है? या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये अपने प्लेटफॉर्म पे एज इट इज रखा हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब तुम बच्चों बताओ, कल हमने एक ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी थी कि धरती हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को नीचे अपनी ओर खींचता है हमेशा। अब तुम समझो कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है इसको, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा नीचे आता, लेकिन ये नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि इसको कोई ना तो कोई फोर्स जो है बैलेंस आउट कर रहा है इस ग्रेविटी के फोर्स को। अब देखो बच्चों, इधर से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। अगर इधर से फोर्स लगता तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाता, या फिर इधर से फोर्स लगता तो ये ऑब्जेक्ट इधर आता। इसके इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है। अब जहां तक बात रहती है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगता तो इसको नीचे खींचता, ये नीचे भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब जितना ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स कोई बैलेंस आउट कर रहा है ऊपर लगाकर। अब आओ यहां समझते हैं। अब तुमको यहां ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि तुम लोग फिगर ज्यादा समझते हो। लेट्स से ये एक टेबल है, टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, जो कि अभी जो एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे। अब देखो जो वेट है वो तो नीचे लग रहा है, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर लग रहा है। तब तो बुक ना नीचे जा रही है ना ऊपर हवा में उड़ रही है। और इस रिएक्शन फोर्स को ही हम एक वर्ड से बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सब चीज का चर्चा करेंगे, तुम चिंता मत करो, सब चीज का चर्चा करेंगे। अब एक चीज समझ में आया, अब ये बैलेंस क्यों है? क्योंकि इसके इस डायरेक्शन में जितना x अमाउंट ऑफ फोर्स है उतना ही इसका y अमाउंट ऑफ फोर्स भी है, तो इसलिए ये बैलेंस आउट हो गया। अब जितना इस a अमाउंट ऑफ फोर्स जितना लग रहा है उतना ही b अमाउंट ऑफ फोर्स भी लग रहा है विथ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। अब देखो बात क्या होती है कि जब तुम्हें कहीं भी वेट की बात करी जाए, याद रखना मेरी बात, जब भी तुम्हें वेट निकालने की बात करी जाए तो तुम चुपचाप क्या करना, मास इनटू ग्रेविटी कर देना। और इसकी यूनिट जो आएगी वो भी न्यूटन में ही आएगी। अब तुम समझ रहे हो मास और वेट के बीच में डिफरेंस? मास तुम्हारा जो भी होता है उसको तुम मेजर करते हो, मास को मास को तुम मेजर करते हो इन केजी, वेट को तुम मेजर करते हो इन न्यूटन। अब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कहते हैं इसका वेट कितना है, अच्छा 100 किलो है, वो वेट नहीं है, वो मास है। अगर तुमको वेट बताना होगा तो तुम क्या करोगे, उसके मास में
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि वेरी करता है 9.8 से लेके 10 के बीच में। अब देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ यहां तक तुम्हें समझने में कोई भी दिक्कत आई हो अगर, इसको एक बार और हम लोग फ्री से समझते हैं यहां पर। चलो लेट्स से कि ये एक हमारा ब्लॉक था, इस ब्लॉक का मास है कुछ m मान लिए। अब ये एक कोई टेबल पे रखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, ये स्टेबल कब है, जितना अमाउंट ऑफ इसका mg नीचे लग रहा है उतना अमाउंट ऑफ mg ऊपर भी लग रहा है विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। इधर तो कोई कुछ लगा ही नहीं रहा, मान लो लगा भी रहा है तो 5 न्यूटन इधर लगा रहा है तो 5 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस आउट हो गया। अब कैसे बैलेंस आउट हो गया, इस 5 से इस 5, इस mg से इस mg को बैलेंस हो गया, तो इसका नेट कितना आ गया, इसका नेट अगर हम निकाले तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस है। चलो अब देखो, अब यहां पर क्या बोल रहा है, रिएक्शन फोर्स इज आल्सो नोन एज नॉर्मल फोर्स, जिसका हम लोगों ने चर्चा किया है। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा याद रखना, चाहे इंक्लाइन सरफेस हो चाहे नॉर्मल या प्लेन सरफेस हो, हमारा नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही एक्ट करेगा। अब बताओ यहां पर तुमको बैलेंस्ड फोर्स समझने में कोई दिक्कत आई, क्या होता है बैलेंस फोर्स हम समझ गए, अच्छे से समझे। सिंपल सा मतलब है बैलेंस्ड फोर्स, हमको फोर्स को बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे होगा, यहां पर लिखा हुआ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का ही फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके अंदर हमेशा हम याद रखने के लिए क्या रखें कि नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, और कैसे होगा वो हम लोग देख लिए। अब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो ही होगा। कैसे, अब जो तुमको बोले थे याद रखना उसको चलो यहाँ पे एक बार प्रूफ ही कर लेते, वैसे फॉर्मूला सोचे थे बाद में पढ़ाएंगे बट स्टिल, F इज इक्वल्स टू हमेशा होता है ma। अब नेट हमारा जीरो है, नेट कितना है हमारा जीरो, तो फोर्स यहाँ जीरो हो गया। अब तुम दिमाग लगा के बताओ, दो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो हो नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन ही जीरो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई कि जब हमारा एफ नेट जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी कैसे जीरो होता है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब जब यहां तक इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन करके बताओ। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम व्हेन बैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हुई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि सिंपल सी बात है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिया गया है, तुमसे इसमें पूछ रहा है कि बताओ बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्ट कौन होगा। Objects remains at stationary, object accelerates, object decelerate, object move with a constant velocity। बताओ कौन सा होगा इसमें। चलो, ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, इस ऑप्शन को तो तुम डायरेक्ट कट कर सकते हो, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा है कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स हमारा जीरो होगा। अब जब नेट फोर्स जीरो होगा तो वहां ना तो एक्सेलरेशन की बात हो सकती है ना डिसेलरेशन की बात हो सकती है। अब हमने देखा था यहां पर कि वहां एक क्राइटेरिया लिखा था विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब इस दोनों ऑप्शन में तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी का चर्चा सिर्फ एक ही ऑप्शन में किया गया है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। तो चलो अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको तुम बनाओ। इफ अ पर्सन exerts 500 न्यूटन अगेंस्ट अ वॉल
what is corresponding reaction force applied by the wall? रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? या नॉर्मल, या तुमसे नॉर्मल फोर्स पूछा है। अब चलो इस चीज को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक वॉल है, समझना टेढ़ा बन रहा है कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनो क्या यहाँ हो रहा है। यह एक वॉल है, यहाँ एक लड़का है। सीधा सा बात है कि लड़का यहाँ 500 न्यूटन का फोर्स दीवार पे लगा रहा है। हमको सिर्फ इतना बताओ, क्या ये वॉल किसी भी डायरेक्शन में मूव किया, आइदर इधर और इधर? नहीं किया ना। वॉल एकदम स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स यह लड़का इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स वॉल भी उधर ही लगाएगा। इसका मतलब अगर वो 500 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है तो वॉल भी 500 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसका मतलब है 500 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो चलो, अभी तक क्या हम बैलेंस्ड फोर्स समझ चुके हैं? कैसे न्यूमेरिकल लगाना है हम समझ चुके हैं। क्या बैलेंस्ड फोर्स में, बैलेंस्ड फोर्स में सिर्फ हमें दो बात याद रखनी है कि एक हमारा एफ नेट हमेशा जीरो होगा और एक्सेलरेशन जो है वहां पर जीरो देखने को मिलेगा। और अगर और अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन सरफेस पे रखा है और इधर से भी बैलेंस्ड फोर्स लगा है, तो ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्मल अपनी ओर खींचता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। हमने वेट भी समझ लिया क्या होता है। वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चलो अब आते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स पे। अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब सीधा सा है कि वैसा फोर्स जो अनबैलेंस्ड है। और याद रखना बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल बनेंगे, तो बउआ लेवल का न्यूमेरिकल था, जब हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या फर्दर कोई क्वेश्चंस में, तो वहां पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। और जो आपको बताया गया है एफ नेट बराबर जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, ये सारी चीजें ना बच्चों तुम्हें हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मार्क माय वर्ड, जिससे कि आपकी स्पीड और थिंकिंग स्किल भी वहां पे सब काम कर जाएगा। अब आओ अनबैलेंस्ड फोर्स पर। अब अनबैलेंस्ड क्या है, तुमको पहले ही बोले थे, नाम पर जाओ, अनबैलेंस्ड, वैसा फोर्स जो अनबैलेंस्ड है। अब दिमाग लगा के बताओ, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हम बोल रहे हैं तो क्या यहां पर दोनों एफ नेट जीरो होने की संभावना है? अगर जीरो हो जाएगा तब तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा एफ नेट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो तो बैलेंस हो जाएगा। और अगर एफ नेट जीरो नहीं है तो वहां तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला से भी देखा है कैसे आया है। तो चलो एक बार डेफिनेशन दें। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मार्क माय वर्ड, ठीक है। दिस रिजल्ट इन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स मोशन causing टू इट्स एक्सेलरेट और डिसेलरेट। अब देखो एक्सेलरेट और डिसेलरेट किस फोर्स में आएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स में आएगा। चलो एक बात हमको बताओ, तुम अभी सिंपल सी बात बताओ कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 नहीं 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है। तो क्या ये बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है? सबसे पहले तो ये बताओ। अब तुम कैसे बताओगे? तुमको सिर्फ जो सिंपल सा बात बताए हैं कि तुम अगर इधर वाले फोर्स को प्लस मान रहे हो तो इधर वाले फोर्स को माइनस करोगे। अब तुम क्या निकालोगे? तुम्हारा सबसे पहले एफ नेट। अब एफ नेट निकालने के लिए क्या करोगे? तुम सारे फोर्सेस को जोड़ने लगोगे।
तो 5 न्यूटन साइन के साथ जोड़ेंगे प्लस 10 का न्यूटन लेकिन विथ माइनस साइन, तो क्या आया -5 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक इस साइड मूव कर जाएगा 5 न्यूटन से। अब तुम बताओ जब इधर मूव कर गया तो क्या ये हमारा बैलेंस्ड हुआ? नहीं हुआ, ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ये अभी तुम्हें बउआ लेवल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तुम प्रो लेवल का कॉन्सेप्ट भी और उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाओगे जब तुम एनएलएम पढ़ोगे। ठीक वाली बात हो गई। तो आओ देखते हैं इसके ऊपर क्या है, कुछ कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि विच अमोंग द सब्सिक्वेंट सिनेरियोज एग्जाम्पलीफाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। सीधा सा मतलब तुमसे पूछ रहा है इसमें कि तुम्हें 3-4 ऑप्शन दिए हैं, तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स होने के लिए क्या तुम्हें नेट फोर्स जीरो चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। यहां देखो ऑप्शन बी देखो, कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बराबर जीरो, इसका मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, ए बॉल फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब देखो बॉल फ्रीली नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अगर ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर कर रही है, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड फोर्स। और ए बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ये तो कंप्लीट बैलेंस्ड फोर्स का। तुम्हारे पास क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी, ए पर्सन एक्सर्टिंग फोर्स टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया। तो तुम्हें चीजें अब लगभग लगभग समझ में आ गई होगी कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो चलो ये एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है, तुम ये एग्जाम्पल बनाओ। ये क्या कह रहा है, ए व्हील कार्ट इज मूविंग टू द राइट एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है मतलब एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो। टू फोर्सेस of equal magnitude are acting upon the cart, which of the following best describe the force of a motion। चलो समझते हैं इसको। ये कह रहा है कि व्हील कार्ट, सपोज करो ये एक व्हील कार्ट है, मूविंग मूविंग टू द राइट एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट मूव कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, विथ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, एक्टिंग अपॉन द कार्ट विच ऑफ द फॉल। अब देखो जैसे कांस्टेंट स्पीड है तो इसके अंदर तो एक्सेलरेशन आएगी नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे जीरो, तो एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन काट देंगे। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ देखो कांस्टेंट स्पीड की बात करी गई है, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, क्या हमारा कभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड की हम बात किए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तुम्हारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए। ऐसे भी क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, ये अप्रोच है। तो अब बताओ, तुम्हें बैलेंस्ड फोर्स पता चल गया, अनबैलेंस्ड फोर्स पता चल गया, और एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है मोमेंटम का। अब इसको भी समझते हैं कि मोमेंटम है क्या। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो मोमेंटम हमारा, उसको पी से डिनोट करते हैं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल सरल भाषा में है। अब देखो मास इनटू वेलोसिटी है और इसके बारे में तुम्हें याद रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों पे डिपेंड करता है। अब डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी तुम्हें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमेशा याद रखना कि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला भी अब पता है। तो क्या कहते हैं मोमेंटम को, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि मोमेंटम क्या है या फिर मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दिमाग लगा के बताना क्या हो सकता है मोमेंटम का एग्जाम्पल।
अब देखो मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का मास होगा और उसके पास वेलोसिटी होगी, तो ही तो मोमेंटम क्रिएट कर पाएगा। अब देखो, इस धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास नहीं है? हो सकते हैं, लेकिन मास है उसके पास और वेलोसिटी नहीं है, तो क्या वो मोमेंटम कहलाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हें दो का क्वांटिटी है, अगर इस क्वांटिटी को, एक भी क्वांटिटी को तुम जीरो करते हो तो नेट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। कहने का मतलब मोमेंटम होने के लिए दोनों फैक्टर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। एक भी फैक्टर अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो, नेट जीरो हो जाएगा। चलो, तो यहां से तुम्हें समझ में आई बात कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब एक बात बताओ, यहां चलो एक क्वेश्चन है, देखो। ए बॉडी ऑफ मास 18 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मोमेंटम। अब तुम मोमेंटम के लिए क्या निकालोगे? अब देखो यहाँ पे तुमको ना, हम बार बार पहले लेक्चर से ही बात करते हैं एसआई यूनिट की। यहाँ से ना तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन का भी थोड़ा थोड़ा तुम ख्याल रखा करो, सो दैट तुम्हें लास्ट में लोड ना पड़े। अब देखो, मास का ऐसा यूनिट हम लोग रखते हैं केजी, अब वेलोसिटी का हम लोग ऐसा यूनिट रखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करें तो क्या निकल के आएगा हमारा? केजी मीटर पर सेकेंड। याद रख लेना, नहीं भी याद रहे फॉर्मूला याद रहेगा तो मुझसे आ जाओगे उसके पास। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए बॉडी ऑफ मास 18 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। टू इजी बउआ वाला सवाल है। अब क्या करोगे, तुम बचपन से पढ़ते आए हो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या कर दोगे तुम, मास के जगह 18 kg और वेलोसिटी की जगह 16 kg। अब बताओ कितना होगा? 108 kg मीटर पर सेकेंड। टू इजी, वो वाला सवाल। अब देखो, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, इट्स मोमेंटम विल बी। यहीं पे बच्चों को आ जाती है पानी पसीना सब कुछ, जो कि थोड़ा बहुत हमको भी आ रहा है क्योंकि अभी गर्मी लग रही है। अब ऐसे सवालों को कैसे डील करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पता है मोमेंटम बराबर क्या लिखते हैं, एम वी। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से जाओ, इफ अ बॉडी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, तो हम न्यू मोमेंटम निकालेंगे। यहां क्या कर देंगे, मास वेलोसिटी को डबल कर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, पी न्यू इज इक्वल्स टू 2mv। इसको मानो इक्वेशन 2। अब तुमसे पूछा था मोमेंटम विल बी, नया वाला मोमेंटम डिवाइड करो, p बाय पी न्यू इज इक्वल्स टू एम वी बाई टू एम वी। एम वी कट जाएगा, तो पी न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 2p। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वेलोसिटी डबल करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम है वो भी ट्वाइस हो जाएगा। अब यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। बैलेंस्ड फोर्स हमने समझा, अनबैलेंस्ड फोर्स हमने समझा, हमने बात कर ली मोमेंटम की। अगर हम अब बात कर लिए मोमेंटम की, तो यहां पर मेरे बच्चों तुमने वर्ड सुना होगा काइनेटिक एनर्जी का। तुम्हें पता है काइनेटिक इज एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है, और तुम्हें पता है मोमेंटम बराबर mv होता है। क्या हम कोई भी एनी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? एनी रिलेशन? दिमाग लगाओ। क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिखो 1/2 mv क्रॉस वी, वी स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है, तुम बताओ, तुमको कितनी बार न्यूटन बाबा भी तो फोन करके तुमको बताए हैं ना कि mv का मतलब p होता है, p मोमेंटम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो तुम, 1/2 pv। इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पीवी। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। यही रिलेशन तो स्टेब्लिश करना है।
और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो आगे तुम लोग को बाउंस होगा और नींद भी आ जाएगी। जगो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। कल के क्लास में होपफुली हम लोग एनएलएम शुरू कर देंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तुम लोग इसके ऊपर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और कल के लेक्चर में हम लोग और सम सॉल्व्स करेंगे और इस रिलेशन के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस रिलेशन पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लोग एनएलएम करेंगे। अब देखो पढ़ने का हमारा अप्रोच यही रहेगा, कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके ऊपर सम्स किए। इसलिए क्योंकि जब तुम लोग अपने से पढ़ने बैठते हो ना, फिर बोलते हो कि न्यूमेरिकल्स बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके न्यूमेरिकल बनाते चलो। टिल देन, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। बाय बाय।